भारत क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त राहुल। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि अभी जो टॉपिक मैं लेकर आया हूं सिविक्स यानी कि पार्ट 2। पार्ट 1 बन गया था, पार्ट 2 नहीं बन पा रहा था, है ना, टाइम के स्कार्सिटी की वजह से। लेकिन आज टाइम निकाल के फुर्सत में मैं इसको बना रहा हूँ। चलिए, सिविक्स पेपर 2 कौन सा? तो पेपर 2 के लिए, ठीक है। किस एग्जाम की हम लोग बात कर रहे हैं? सीटेट के एग्जाम की बात कर रहे हैं। तो पेपर 2 में सिविक्स पेपर पढ़ना है हमें, और सिविक्स के लिए जो लास्ट क्लास में मैंने डाला था उसके बाद का वीडियो अभी कंटिन्यू स्टार्ट होगा, जिसमें हमारे पास जो मेन टॉपिक स्टार्ट होगा। जैसे लास्ट टाइम मैंने खत्म किया था चिकित्सा पर्यटक के बारे में, ठीक है। चिकित्सा पर्यटक हो गया, स्वास्थ्य संबंधी सारी बातें हो गई थी उसमें। अब जो मेन हमारा अभी स्टार्ट होगा वह है संविधान। ध्यान से देखेंगे, हर एग्जाम में आता ही है, तो इसको ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे। क्या है हमारा संविधान? सबको पता है कि संविधान का निर्माण हुआ था तो आजादी के बाद हुआ था। और अभी आप देखेंगे जैसे हमारे पास 26 जनवरी भी आ रही है ना, 26 जनवरी अभी हमारे पास कौन सा 23, ये दिन क्या ये किस लिए इंपॉर्टेंट होगा? क्योंकि इस दिन हम लोग क्या मना रहे हैं? गणतंत्र दिवस मनाएंगे, ठीक है। लेकिन गणतंत्र भारत हुआ कब? कब घोषित हुआ? तो 26 जनवरी 1950। इस दिन क्या हुआ? भारत को गणतंत्र घोषित कर दिया गया था। गणतंत्र यानी कि लोकतांत्रिक देश बना दिया गया। क्यों? क्योंकि अब इसके पास अपना संविधान था। और देखो, संविधान क्या है? तो यह एक प्रकार का दस्तावेज है। दस्तावेज में क्या होता है? तो यहां पर इस बात की चर्चा होगी कि यहां अब जनता और जो यहाँ के जनता के द्वारा चुना गया जो नेता लोग होंगे, जो सरकार का गठन होगा, तो सरकार और जनता के बीच कार्यों का समन्वय, है ना, कैसे होगा, कौन कौन से नियम बनाए जाएंगे, उनका पालन कैसे किया जाएगा, किनको किनको करना है, क्या आपके आदर्श हैं, क्या क्या है ना, ये सारी चीजें इसमें होंगे। इन कहने का मतलब यही संविधान है जो बताता है कि भारत में राष्ट्रपति से लेकर एक अगर घरेलू काम करने वाली महिला है, ठीक है, घरेलू काम करने वाली महिला, ये याद रखेंगे, ये यानी कि सबसे ऊपर यानी कि टॉप लेवल से लेकर अगर हम बॉटम लेवल की बात करें तो सबको समान अधिकार प्राप्त है, ठीक है। क्यों अधिकार प्राप्त है समान? क्योंकि अच्छा, एक और चीज देखेंगे, इसके वोट और इसका वोट, दोनों का वोट का जो वैल्यू होता है, ठीक है, ये क्या होता है? दोनों के वोट का वैल्यू क्या होता है? सेम होता है, ठीक है। अभी आगे हम लोग इसमें बहुत कुछ चर्चा करेंगे। अब क्या कहता है? तो संविधान सभा के गठन की मांग कब प्रारंभ हो गई थी? 1934 ईस्वी में प्रारंभ हो गई थी। अच्छा, 1934 में ऐसा क्या था? तो कांग्रेस का एक अधिवेशन बुलाया गया था और उसी अधिवेशन में इसकी मांग की गई थी, ठीक है। फिर संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1946 में हुआ था। अच्छा, संविधान का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है भाई? तो संविधान कहता है कि भाई ये उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिसके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा अनुसार, ठीक है ना, अपनी इच्छा अनुसार या अपने सपनों के अनुसार इसको क्या कर सकते हैं? रच सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ संविधान यह बताएगा कि भाई हमारे शासन व्यवस्था का मूल या हमारे समाज का मूल स्वरूप क्या होगा, ठीक है। फिर कहता है संविधान देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करती है, यानी राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो संविधान के द्वारा होता है। यही संविधान है जिसमें लोगों को जो भी अधिकार प्राप्त है, चाहे वह ऊपर लेवल के अधिकारी हो या नीचे तबके के अधिकारी हो, आम जनता से लेकर खास जो भी होंगे, सबको जो भी अधिकार प्राप्त है वह किसके द्वारा प्राप्त है? संविधान के द्वारा प्राप्त है। फिर कहता है कि भाई लोकतंत्र में संविधान के महत्वपूर्ण काम क्या है? तो भाई यह देखना कि किसी एक वर्ग के द्वारा दूसरे का दमन तो नहीं हो रहा है, दूसरे का शोषण तो नहीं हो रहा है, दूसरा या तो अल्पसंख्यक के ऊपर बहुसंख्यक का दबदबा हो, ठीक है ना, इस तरह की कोई भावना नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर अगर इस टॉपिक की अगर चर्चा होती है तो यहाँ पर दो तरह का वर्चस्व हम लोग पढ़ते हैं। अगर वर्चस्व पढ़ते हैं तो दो तरह का क्या होता है? एक होता है अंतः सामुदायिक वर्चस्व, ठीक है, और दूसरा होता है अंतर सामुदायिक वर्चस्व।
अंतः सामुदायिक वर्चस्व क्या होता है और अंतर सामुदायिक वर्चस्व क्या होता है। तो अंतः मतलब कि खुद के अंदर का दिमाग में रखना है, कैसे पकड़ना है। तो यह कहता है जब एक ही जाति या वर्ग, ठीक है, के लोगों द्वारा अपने ही जाति, यानी क्या, तो अपने ही जाति, ठीक है, या धर्म या वर्ग के लोगों को जब दबाया जाता है तब वहां जो वर्चस्व बनता है वह बनता है अंतः सामुदायिक वर्चस्व। ध्यान से सुनेंगे, एक ही वर्ग के या एक ही जाति, एक ही धर्म के लोग किसी खास व्यक्ति द्वारा अपने ही जाति, अपने ही धर्म, अपने ही वर्ग के दूसरे व्यक्तियों को अगर दबाया जाता है तो वहां पर क्या काम करता है, अंतः सामुदायिक वर्चस्व काम करता है। फिर आता है भाई अंतर सामुदायिक वर्चस्व क्या है। यह कहता है अंतर, देखो अंतर कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो ए और बी के बीच अंतर निकालें, यानी कि यहां दो वर्ग है, तो एक वर्ग द्वारा अगर दूसरे वर्ग को दबाया जाता है, यानी कि ए वर्ग है और बी वर्ग को दबा रहा है, तो यहां पर दो अलग अलग वर्ग हैं, ठीक है। तो एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग को यदि दबाया जाता है या एक, है ना, तो यहां पर क्या काम करता है, अंतर सामुदायिक वर्चस्व काम करता है, ठीक है। चलिए अब क्या कहता है कि संविधान हमें खुद को खुद से भी बचाता है, ठीक है, खुद को खुद से भी बचाता है। और क्या कहता है भाई कि यह राष्ट्र के अंदर होने वाले उन्माद से भी रक्षा करता है, कहीं कहीं दंगा हो जाता है उससे भी बचाव करेगा। फिर कहता है कि संविधान यह तय करती है कि सरकार के तीनों स्तर कैसे कार्य करेंगे और तीनों स्तर अपने कार्य को संपादित करने के लिए धन कहां से अर्जित करेंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं संघवाद। संघवाद क्या है, तो कहता है भारत, तो कहता है कि जब एक से अधिक स्तर की सरकार हो, ठीक है, एक से अधिक स्तर की सरकार हो, तब वहां पर क्या काम करेगा, संघवाद काम करेगा। क्या काम करेगा, संघवाद काम करेगा। क्यों काम करेगा संघवाद, क्योंकि यहां पर एक से अधिक स्तर की सरकार है। आगे चर्चा होगी, घबराना नहीं है, सब बताएंगे कि सरकार के कितने अंग हैं, सरकार के कितने स्तर होते हैं, है ना, सरकार के कितने प्रकार होते हैं, सबका भी चर्चा होगी, ठीक है, घबराना नहीं है। अब फिर कहते हैं कि सरकार के तीनों स्तर के प्रतिनिधियों का चुनाव कौन करता है, तो जनता करती है, ठीक है। चलिए अब क्या कहता है कि इसमें जो सभी स्तर के सरकार का अपना अपना काम है, अपना अपना महत्व है। फिर कहता है कि भारत के सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसला लेने का अधिकार है। अब ये भी चर्चा होगी, लेकिन इसमें थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। जैसे क्या बोलते हैं, सूची पढ़े हैं, सूची आपने पढ़ा होगा, बीपीएससी अगर तैयारी करते होंगे, एसएससी रेलवे की तैयारी करते होंगे, तो उसमें सूची पढ़ना है, ठीक है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची कहता है कि भाई इसके अंदर आने वाले विषय, उस पर निर्णय लेने का अधिकार किसको है, तो केवल और केवल केंद्र सरकार को है। दूसरा कहता है भाई राज्य सूची, इस पर अधिकार कौन लेगा, भाई इस पर निर्णय लेने का अधिकार किसे है, तो केवल राज्यों को। और जब समवर्ती सूची की बात करते हैं तो इसमें केंद्र और राज्य दोनों की चर्चा हो जाती है। तो सिंपल सा लॉजिक है। तो यहां पर संघवाद कहते हैं, यहां पर एक चीज ये भी है कि भारत के सभी राज्यों को, यानी कि कुछ मुद्दों पर फैसला लेने की स्वतंत्रता है। अब एक और चीज दिखा रहा है इसमें कि इसके साथ ही राष्ट्रीय महत्व के सवालों पर सभी राज्यों को केंद्र के द्वारा बनाए गए कानून को मानना होगा। यदि संघ सूची से विषय अगर कोई है, संघ सूची से संबंधित कुछ अगर पॉइंट आ गया या सरकार ने कोई निर्णय लिया, तो उसे राज्य मानने के लिए बाध्य होंगे, ठीक है। लेकिन राज्य अगर कोई निर्णय लेता है तो उसको केंद्र मानने के लिए बाध्य नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं पंथ निरपेक्षता की। तो अब हम बात करते हैं पंथ निरपेक्षता की। देखो पंथ निरपेक्षता मतलब कि अभी हम लोग उसको क्या बोलते हैं, धर्म निरपेक्षता बोलते हैं। अब इसे ध्यान में रखना है कि भाई धर्म निरपेक्षता मूल संविधान में इसकी चर्चा नहीं है। मूल संविधान में चर्चा किसकी है, पंथ निरपेक्षता की। अब इसे शामिल किया गया था 42वां संविधान
संशोधन 1976। ठीक है। अब पंथ निरपेक्षता होता क्या है? तो यह होता है कि सभी धर्मों को एक समान ढंग से मान्यता देना, यानी सरकार की नजर में कोई धर्म उसके खास नहीं होंगे, यानी कि सभी धर्म उसके लिए क्या होंगे, एक समान होंगे, और सभी धर्मों के मानने वाले लोगों को एक समान अधिकार प्राप्त होगा। इसमें क्या कहता है कि जो सरकार है वह किसी भी धर्म विशेष को राजकीय धर्म के रूप में मान्यता नहीं देगा या उसके बढ़ावा के लिए कोई कार्य नहीं करेगा। किसी मतलब एक धर्म को लेकर नहीं चलना है। ठीक है, राज्य को क्या करना है, एक धर्म को लेकर नहीं चलना है। यहाँ पर राज्य जो क्या कार्य करेगा, तो यहाँ पर राज्य काम करेगा अहस्तक्षेप की नीति का, यानी इंटरफेयर नहीं करेगा किसी के भी धार्मिक मामलों में। लेकिन एक ऐसा कंडीशन होगा जिसमें सरकार यानी कि राज्य हस्तक्षेप की नीति अपनाएगा, इंटरफेयर करेगा। यानी कहने का मतलब कि भाई जो भी अलग अलग धर्मों के लोग हैं उनको अपने अपने धर्म के हिसाब से चलने का अधिकार है, सरकार नहीं रोक सकती है उसको। ठीक है, कोई रोक टोक नहीं करेगी, किसी भी मामले में इंटरफेयर नहीं करेगी। लेकिन यदि अगर विवाद उत्पन्न होता है दो अलग अलग धर्मों के बीच या धर्मों के अंदर, एक ही धर्म के अंदर अगर विवाद उत्पन्न होता है या फिर दो अलग अलग धर्मों के बीच विवाद उत्पन्न होता है, तब यहां सरकार या राज्य हस्तक्षेप की नीति अपनाएगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं भाई संप्रभु की। समप्रभु यह क्या होता है, तो संप्रभु का अर्थ होता है जिसके हाथों में शक्ति, ठीक है, निहित है। तो शक्ति या सत्ता जिसके हाथों में है वही संप्रभु होगा। तो भारत में संप्रभु कौन है, तो भारत में संप्रभु यहाँ की जनता है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो मेन चीज है आता है यह है मौलिक अधिकार। इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। चलिए यानी कि फंडामेंटल राइट्स, ध्यान से देखिएगा फंडामेंटल राइट्स क्या होता है, तो मूल अधिकार जो यहाँ के लोगों को प्राप्त है, भारत की जनता को प्राप्त है, ठीक है ना, इसको कोई छीन नहीं सकता है। तो ये कहां से आया भारत के संविधान में, तो याद रखना है अ से होता है अधिकार। ठीक है, अ से होता है अमेरिका। कहां से लिया गया, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया। अ में एक संख्या छुपी है जिसका है नाम 3। तो कौन सा भाग, तो भाग 3। अनुच्छेद कहां से कहां तक, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। ठीक है, अब देखिए तो मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे, 7। कैसे याद रखेंगे, तो ज्योग्राफी का एक टर्म याद रखना है कि अमेरिका में टाइम जोन कितना, 7। तो यहां भी मौलिक अधिकार कितने हो गए, 7। लेकिन इसमें से एक मौलिक अधिकार संपत्ति के अधिकार को घटा के उसको हटा दिया गया। ठीक है, अब कहां चला गया, कानूनी अधिकार में चला गया। तो अब अभी जो वर्तमान में कितने हैं अभी मौलिक अधिकार, तो 6। कैसे याद रखना है, इसका एक ट्रिक मैं बताता हूं। इसमें है S3D S2, ये फॉर्मूला एक तरह से याद रखिएगा। कैसे कहता है भाई, S3 में पहला S से होता है समता या समानता का अधिकार, दूसरा काम करता है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा काम करता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, फिर डी आ गया, डी से क्या हो गया, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिर 2S आएगा, ऐसे कैसे आएगा, एक आएगा आपका संस्कृति एवं शिक्षा। ठीक है, और लास्ट जो S है वह हो गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कितना, तो अनुच्छेद 32। और इसे ही क्या कहा गया, तो इसे ही कहा गया संविधान की आत्मा। ये याद रखिएगा, किसने कहा था,
तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। अब देखिए समता का अधिकार कितना हो जाएगा, तो 14 से 18, ठीक है। स्वतंत्रता का 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा 23 और 24, फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा, कितना हो जाएगा इसका, तो 25 से 28, संस्कृति का 29 30, और इसका तो पता ही है हमें क्या होगा 32, ठीक है। चलिए मौलिक अधिकार हो गया। इसमें कोई समस्या अगर है तो बताइए, एक बार में याद हो जाने का चीज है, ठीक है। ये वाला दिमाग में रहेगा तो ये वाला दिमाग में आ जाएगा ऑलरेडी, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं किसके ऊपर, तो नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। कहां से लिया गया, तो यह लिया गया आयरलैंड के संविधान से, ठीक है। अब देखिए यह जो नीति निर्देशक तत्व है यह क्यों शामिल किया गया था, तो यहाँ पर जो समाज के आर्थिक और सामाजिक उत्थान कल्याण के लिए इसको लाया गया था। तो यह हो गया देखिए भाग हो गया 4, अनुच्छेद हो जाएगा कितना भाई, तो 36 से लेकर 51 तक, क्लियर। अब इसी में क्या किया गया, एक और चीज लाया गया जिसको बोलते हैं मौलिक कर्तव्य, ठीक है। ये दिमाग में रखिएगा। ये कहां से लिया गया था, तो पूर्वी यूएसएसआर से, सोवियत संघ से। अभी वर्तमान में तो रूस हो गया विखंडन के बाद। चलिए अब इसमें कहते हैं भाई, तो रूस में टाइम जोन कितना 11, तो यहां मौलिक कर्तव्य कितने होंगे 11, ठीक है। ये ट्रिक याद रखना, चूंकि मौलिक कर्तव्य को नीति निर्देशक तत्व के अंदर डाला गया है, इसलिए किसमें चला गया है, भाग 4 के क में चला गया। अब ध्यान दीजिएगा 4 का ए भी देता है, 4 का नंबर 1 भी देगा, इस तरह से फंसना नहीं, ठीक है। अब अनुच्छेद कितना हो जाएगा, अनुच्छेद लास्ट कहां गया, ये 51, ठीक है। तो 51 के ए में या क में इसको डाला गया, ठीक है। कोई दिक्कत, तो हमारा मौलिक कर्तव्य भी हो गया, नीति निर्देशक तत्व भी हो गया और मौलिक अधिकार भी हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं सरकार। अब सरकार क्या है, तो सरकार एक ऐसी संस्था है जो जनता के हितों के लिए कार्य करती है, जनता को सुरक्षा प्रदान करती है, जनता को रोजगार मुहैया कराती है, हर वह काम करती है जो जनता के लिए सही होता है। हाँ, और क्या करता है कि सरकार क्या है कि नियम लाती है और उसको नियम बनाती है और उसको लागू भी करती है, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। अब हम बात करते हैं सरकार के प्रकार की। तो सरकार के कितने प्रकार हैं भाई, तो सरकार के 2 प्रकार है। पहला क्या, तो पहला काम करेगा लोकतांत्रिक सरकार और दूसरा काम करेगा राजतांत्रिक सरकार, ठीक है। तो लोकतंत्र में भाई कौन शासन करेंगे, तो लोकतंत्र में प्रधान कौन होगा, तो जनता, और यहां प्रधान कौन होगा, तो राजा या रानी। क्यों, तो यहां शक्ति या सत्ता जनता के हाथों में निहित होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सत्ता में रहते हैं और वो जनता को अपने हर एक कार्यों के लिए जवाब देने के लिए क्या होते हैं, बाध्य होते हैं। जबकि यह राजा रानी क्या है, यह अपने निर्णयों के लिए किसी को जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है, यह स्वतंत्र निर्णय लेता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सरकार के अंग। इसके भी कितने अंग होंगे, 3 अंग होंगे। पहला करेगा विधायिका, दूसरा हो जाएगा कार्यपालिका और तीसरा हो जाएगा न्यायपालिका। अब ध्यान दीजिएगा, कहता क्या है कि विधायिका का काम क्या है, तो कानून बनाना, ठीक है। कार्यपालिका का काम क्या है, तो बनाए गए कानूनों को क्या करवाना, लागू करवाना। और न्यायपालिका का काम क्या है भाई, तो न्यायपालिका का काम यह देखना है कि भाई कहीं सरकार के द्वारा संविधान का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। अगर कुछ ऐसा होता है तो सरकार उसी समय उस कानून को निरस्त, मतलब न्यायपालिका उसी समय उस कानून को निरस्त कर देती है जो सरकार द्वारा जनता के हितों के खिलाफ या संविधान के विरुद्ध बनाया जाता है, ठीक है। यदि संविधान पे खतरा आएगा तो न्यायपालिका उस कानून क्या कर देती है, निरस्त कर देती है,
इसलिए कहा गया है कि भाई सरकार में सबको पावर मिला है, किसी को पावर नहीं मिला है। अब हम बात करते हैं सरकार के स्तर की। यही स्तर संघवाद कहलाता है। ध्यान देखिएगा ध्यान से, क्या कहता है, ये भी 3 प्रकार का। पहला कहता है हमारा केंद्र स्तर, दूसरा कहता है राज्य स्तर और तीसरा कहता है स्थानीय स्तर। तो पहला केंद्र स्तर पर जो है कानून बनाने का अधिकार किसको है, केंद्र को है। ठीक है, यहाँ सत्ता एक जगह केंद्रित होगी। यह राज्य है, दूसरा राज्य स्तरीय हो गया यानी कि एक विशेष क्षेत्र के द्वारा, और राज्य के अंदर स्थानीय स्तर यानी कि नगर निगम, ग्राम पंचायत है ना, ये वार्ड वगैरह ये सब जितना आप देखते हैं सब इसी में आ जाता है। अब जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा संसद। ध्यान से देखिएगा संसद क्या है, तो भाई संसद के 3 अंग है। ठीक है, संसद के कितने अंग, तो 3 अंग। पहला कहता है भाई यह हो गया हमारा लोकसभा, दूसरा हो गया राज्यसभा, ठीक है, और तीसरा हो गया कौन, महामहिम राष्ट्रपति। इन्हीं तीनों के मिलने से संसद का निर्माण होता है। अब संसद क्या है भाई, तो संसद जनता के आवाजों का दर्पण है। ठीक है, अब कहता क्या है कि जनता के द्वारा चुने गए जितने भी प्रतिनिधि होते हैं वह कहां बैठते हैं, संसद में बैठते हैं। ठीक है, फिर कहता है कि यह भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का क्या करती है, निर्माण करती है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि संसद की भूमिका क्या है। तो संसद की भूमिका कहता है कि प्रत्येक 5 वर्ष पर क्या होता है, निर्वाचन होता है। ठीक है, अब प्रत्येक 5 साल के बाद सरकार बदलती है। ठीक है, अब देखिए अब कहता है कि संसद में जो भी सांसद जाते हैं उनको क्या कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। ठीक है, अच्छा यहां पर क्या है, लोकसभा, यह हो गया हमारा राज्यसभा, यह हो गया राष्ट्रपति। तीनों के मिलने से संसद का गठन होता है। अच्छा लोकसभा की बात करते हैं कि हर 5 साल पर इसका विघटन हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब सरकार बनती है तो सबसे पहला अधिवेशन जो बुलाया जाता है वह लोकसभा बुलाया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, तो प्रथम सदन। ठीक है, प्रथम सदन है राज्यसभा में, उसके बाद यह बन गया क्या, यह बन गया द्वितीय सदन। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यह 5 साल तक भंग हो जाती है इसलिए इसको बोलते हैं क्या, निम्न सदन। और यह चूंकि अस्थाई सदन है, यह भंग नहीं होता है, तो यह हो जाएगा हमारा क्या, उच्च सदन। ठीक है, अब यहाँ हर एक 5 साल के बाद सरकार बदल जानी है। यहाँ क्या होता है, हर कितना, 2, देखिए हर सदस्य का कार्यकाल कितने साल का, 6 साल का, लेकिन हर 2 साल पर कितना, 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं भाई संसद में यानी कि लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है, तो अधिकतम कितना है, 552। ठीक है, और इसमें कितना है अधिकतम, 250। अब ध्यान दीजिएगा कहता क्या है कि अधिकतम संख्या कितने हो सकते हैं लोकसभा में, 552, लेकिन कितने पर चुनाव होता है, तो 545 पर। अब यहां पर कितना है, तो 233 पर चुनाव होता है। अब बताइए क्यों ऐसा होता है। ठीक है, और अभी टोटल संख्या वर्तमान में 245 सदस्य है। अब देखिए ऐसा माजरा क्या है, इसमें निर्वाचन कितना का होता है, 543 का क्या होता है, निर्वाचन होता है। इसमें निर्वाचन 233 का होता है। भाई तो सदस्य वर्तमान में इतने और यहाँ वर्तमान में इतना, यहाँ 2 ज्यादा और यहाँ पर 12 ज्यादा। ऐसा क्यों, तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है, यह जो पद है इसके पास एक अधिकार है जिसके द्वारा यह लोकसभा और राज्यसभा में कुछ सदस्यों को क्या करता है, मनोनीत कर सकता है। ठीक है, तो कितने कहां पर, तो लोकसभा में 2 और राज्यसभा में कितने, 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। यानी कि संसद में कुल कितना, तो 2 + 12 बराबर कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, 14 सदस्यों को। अब यह जो 2 व्यक्ति होते हैं यह कौन होते हैं, एंग्लो
इंडियन होते हैं, यानी जिनके माता पिता में से कोई एक भारतीय हो और एक यूरोपीय हो। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ 12 व्यक्ति जो मनोनीत होंगे, यह किन किन क्षेत्रों से हो सकते हैं? यह कला के क्षेत्र से, यह खेल जगत से, है ना, यह शिक्षा के क्षेत्र से, यह चिकित्सा के क्षेत्र से, यह सामाजिक कार्यकर्ता अगर कोई है ना, यानी कि जो भी समाज के हितों के लिए कोई अगर कार्य कर रहा है, उसमें से किसी को भी राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। ठीक है, और लोकसभा में 2 व्यक्ति वही होंगे जो एंग्लो इंडियन होंगे। ठीक है, यहां से अब क्लियर हो गया आपका। चलिए अब बात करते हैं हम लोग कि अब है गठबंधन की सरकार क्या है। तो गठबंधन क्या होता है? तो गठबंधन कहता है कि मिली जुली सरकार, यानी कि एक से अधिक पार्टियों वाली सरकार को क्या कहते हैं? गठबंधन की सरकार। क्यों ऐसा होता है? ऐसा कंडीशन क्या है? तो जैसे कि मान लो कि 50% अगर वोट आया, कम से कम इतना तो लाना है बहुमत के लिए। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि 500 कितना 545 और 502 543 का चुनाव है, यानी कि कुल मिलाकर 272 सीट एक पार्टी को लाना है। जैसे मान लो बीजेपी को लाना है कितना 272, और बीजेपी को आ गया कितना 250। अब इसमें सरकार थी बनाएगी नहीं, अन्य पार्टियां जो है कोई, जैसे मान लो कि अन्य पार्टियों में किसी को 1 आया, 2 आया, 5 आया, 10 आया, 20 आया, इस तरह से जोड़ के मिला के इतना पुरा देना है और ये सरकार बना लेगी। ऐसे कंडीशन में गठबंधन की सरकार मानी जाती है। ठीक है, लेकिन लोकतंत्र, भारतीय लोकतंत्र के लिए गठबंधन की सरकार उतने सही नहीं मानी गई है, क्योंकि यहाँ पर विवाद ज्यादा होते हैं और सरकार गिरने का डर ज्यादा रहता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि सत्ता और विपक्ष, 2 चीज। तो इसके लिए हम लोग पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री के बारे में। तो जो प्रधानमंत्री का जो पद है भारत में, इसका क्या होता है? निर्वाचन होता है कि नहीं होता है? तो निर्वाचन नहीं होता है। किसका? प्रधानमंत्री पद का। तो प्रधानमंत्री बनते कैसे हैं? हम लोग तो चुनाव में वोट देते हैं, लोकसभा के चुनाव में, तो हम एक पार्टी को जिताते हैं। जैसे मान लो कि बीजेपी सत्ता में आ गया, अब ये क्या करेगी? अपने ही दल के सभी नेता लोग मिलकर एक वरिष्ठ, यानी कि कोई सीनियर को या किसी को अपना एक नेता मान लेंगे और इसका प्रस्ताव लेकर किसके पास जाएगी? तो राष्ट्रपति के पास जाएगी कि भाई हमने मिलकर इस व्यक्ति को अपना नेता चुन लिया है, अब आप इस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दें। तो प्रधानमंत्री की क्या होती है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। प्रधानमंत्री का निर्वाचन, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है। क्या होता है? तो नियुक्ति होती है। ठीक है, अब क्या होता है भाई? तो जो चुनाव जीतने के बाद केंद्र में जो सत्ता पक्ष होता है, जिसकी सरकार बन जाती है, वह सत्ता पक्ष, और जो हार जाते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? वह कहलाते हैं विपक्ष। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक स्ट्रांग विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। भारत में भी विपक्ष जो है वह बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया है। ठीक है, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का मानना था कि उनका भी मानना था कि भाई लोकतंत्र तभी जीवित होगा जब उसका विपक्ष कठोर, स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा। ठीक है, चलिए विपक्षी दल का काम क्या है? तो विपक्षी दल का काम है भाई सरकार के हर एक सरकार से सवाल पूछना, सरकार के निर्णयों में है ना कमियां खोजना, जनता को जागरूक करना सरकार के विरोध में। ठीक है, चलिए अब कहता है कि लोकसभा में जो एक होता है स्पीकर, लोकसभा में स्पीकर होता है ना। अच्छा, लोकसभा के स्पीकर का क्या चुनाव होता है? तो स्पीकर यानी कि लोकसभा अध्यक्ष, इसका चुनाव न, इसका क्या होता है? वोटिंग जनता चुनती है? नहीं, क्या है? तो जो भी सर्वसम्मति से नेता लोग आपस में एक व्यक्ति को चुन लेते हैं, यही हमारा क्या होगा? स्पीकर होगा। ठीक है, अब स्पीकर का शपथ ग्रहण होता है क्या? नहीं होता है। स्पीकर का शपथ ग्रहण नहीं होता है, ये दिमाग में डाल लीजिएगा।
स्पीकर का शपथ ग्रहण नहीं होता है, लेकिन यह शपथ ग्रहण करता है। किस रूप में करता है? तो यह एक सांसद के रूप में शपथ ग्रहण करता है। ठीक है, तो सांसद के रूप में शपथ ग्रहण करेगा, लेकिन स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष के पद के रूप में क्या करेगा? शपथ ग्रहण करेगा, सांसद के रूप में करेगा, लेकिन स्पीकर के पद पर शपथ ग्रहण नहीं करेगा। अच्छा, शपथ ग्रहण किसका होता है? प्रधानमंत्री का होता है, राष्ट्रपति का होता है ना, मुख्य न्यायाधीश जितने होंगे उनका होगा, न्यायाधीशों का होगा। ठीक है, शपथ ग्रहण होगा, लेकिन इसका जो है शपथ ग्रहण स्पीकर का नहीं होता है। किस में होता है? एज अ MP के रूप में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में इसका शपथ ग्रहण होता है। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं किसकी? तो न्यायपालिका की। अभी न्यायपालिका क्या है भाई? तो न्यायपालिका में हम लोग देखते हैं कि इसका काम तो क्या है? तो संविधान की रक्षा करना। हमारा गार्जियन कौन है? न्यायपालिका। संविधान का गार्जियन कौन होगा? न्यायपालिका होगा। ठीक है। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना है कि मौलिक अधिकार का अभिभावक कौन? न्यायपालिका। ठीक है, चलिए, मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन होगा? न्यायपालिका। अच्छा, न्यायपालिका का काम क्या है? तो सबसे पहले देखना है कि यह पहला काम करती है क्या? तो विवादों का निपटारा करना। किसका भाई हम लोग कर रहे हैं? तो न्यायपालिका। तो न्यायपालिका के कार्य कर रहे हैं हम लोग। तो न्यायपालिका के कार्य में क्या है? पहला है विवादों का निपटारा। ठीक है। अच्छा, ये विवाद किससे किसके बीच होते हैं ये जानना है। विवाद होता है जनता का जनता के साथ, जनता का सरकार के साथ, सरकार का सरकार के साथ। ये भी एक चीज देखना है। तो जनता का जनता के साथ सबको पता है, जनता का सरकार के साथ भी होता है लफड़ा, पता है। सरकार का सरकार के साथ कैसे होगा? क्या केंद्र राज्य के साथ नहीं, राज्य और राज्य के बीच विवाद होगा, केंद्र और राज्य के बीच भी हो सकता है। अच्छा, इस विवाद का एक उदाहरण हमारे पास है कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक और तमिलनाडु का विवाद। तमिलनाडु का कौन सा विवाद? जल विवाद। ठीक है, कौन सी नदी का विवाद है? तो कावेरी नदी का जल विवाद। विवाद का कारण बन गया। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो जो हमारा यह कर्नाटक है यह ऊपर में आता है और तमिलनाडु नीचे में आता है। ये जो कावेरी नदी तरह से बहती है तमिलनाडु में, तो यहाँ पर ऊपर में एक बांध बना दिया कर्नाटक। उसका नाम क्या रखा? कृष्ण राज सागर बांध। क्या रखा? कृष्ण राज सागर बांध। ठीक है, और जल को रोक देता है, जिससे क्या? तो यहां पर कर्नाटक ने कौन सा बांध बनाया? कृष्ण राज सागर बांध। और ये क्या करता है? कावेरी नदी के जल को रोक देता है। ठीक है, और इससे तमिलनाडु के में जितने पानी की आवश्यकता होती है उसको पूर्ति नहीं हो पाती है। इसके लिए तमिलनाडु ने भी एक बांध बना रखा है जिसका नाम क्या रखा है? मेटूर बांध। अब ये पूछता है तो के से कर्नाटक। ठीक है, के से क्या हो जाएगा? कृष्णा राज सागर बांध यानी कि डैम। ठीक है, और कौन सी नदी? तो के से कावेरी नदी। ठीक है, ये याद रखना है के वाला सीरीज। जबकि यहाँ पर तमिलनाडु में कौन सा बांध हो जाएगा? तो मेटूर बांध। ठीक है, अब एक और चीज ध्यान रखना है। तो कृष्णा सागर बांध जो है कावेरी नदी के उत्तर दिशा में, यानी कि उत्तर दिशा या उत्तरी छोर, इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं? ऊपरी छोर भी कह सकते हैं, ऊपर में है। और ये क्या हो गया? दक्षिणी छोर पर, यानी कि दक्षिणी साइड में है। और इसको क्या कर सकते हैं? तो निचले छोर पर है। ठीक है, ये दिमाग में हमें रखना है। ये भी एक विवाद है। तो पहला हमारा क्या काम होगा? विवादों का निपटारा करना। ठीक है, दूसरा क्या काम करता है? या तो न्यायिक समीक्षा का भी काम यह करती है। देखिए, न्यायिक समीक्षा क्या होता है? थोड़ी देर पहले मैं बताया था कि न्यायपालिका यह देखती है कि सरकार यदि ऐसे नियम को लाती है, ऐसे कानून बनाती है, या सरकार के द्वारा संविधान का उल्लंघन अगर हो रहा है,
तो न्यायपालिका वैसे कानूनों को क्या कर सकती है, तो वैसे कानूनों को तुरंत निरस्त कर सकती है, खत्म कर सकती है, और यही कहलाता है न्यायिक समीक्षा का। ठीक है, न्यायिक समीक्षा भी इसका दूसरा काम क्या हो गया, न्यायिक समीक्षा का हो गया। तीसरा काम क्या है, कानून की रक्षा तथा मौलिक अधिकारों का कार्यान्वयन करना। ये भी किसका कार्य है, न्यायपालिका का। ठीक है, कोई भी व्यक्ति, अब ये देखो क्या कहता है, तो कोई भी व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर कहां जा सकता है, तो न्यायपालिका की शरण में जा सकता है। ठीक है, कोर्ट में जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 21 क्या कहता है, तो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन के मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार का। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 21 क्या कहता है, अनुच्छेद 21, तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन से संबंधित अधिकार है। तो जीवन से संबंधित अधिकार का वर्णन है, इसमें क्या चाहिए भाई, उसको शुद्ध जल हो गया, ठीक है, हवा और स्वास्थ्य, शुद्ध जल, हवा, स्वास्थ्य और भोजन, ये इसका जन्मसिद्ध अधिकार है, इसको चाहिए सरकार को या मुहैया कराना पड़ेगा। ठीक है ना, ये आर्टिकल 21 में इसकी चर्चा है। ठीक है, खाना पानी और स्वास्थ्य, खाना पानी और स्वास्थ्य संबंधित आर्टिकल कितना हो गया, 21। तो वीडियो काफी लंबा हो रहा है, तो ऐसा करता हूँ एक और पार्ट बनेगा। ठीक है, और कोशिश करता हूँ टाइम निकाल के जल्दी बना दूँ, क्योंकि समय का बहुत ही ज़्यादा अभाव है मेरे पास, और इस वजह से मैं इसको नहीं बना पा रहा हूँ। इसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि समय बहुत ही कम मिलता है मुझे, और खासकर रात का समय मिलता है, उस टाइम में बनाता हूँ। आपके लिए कोशिश तो कर रहा हूँ, बनाता हूँ। ठीक है, तो गाइस आज के लिए इतना ही रखने देता हूँ। ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो लेके जल्दी कोशिश करता हूँ जल्दी आने का। तो गाइस वीडियो अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को ज़रूर दबा देंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।